हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलडी स्टडी पॉइंट पे। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर की महामैराथन क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह इकाई इसकी 5 है, इसकी 4 इकाई, जिसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है। वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो उन क्लासों को भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश कितने हैं। तो राजस्थान को 4 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के अंदर एक आता है 56 का मैदान। ये प्रदेश राजस्थान की विविध भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली प्रदेश पहाड़ियों से युक्त है, और हाड़ौती प्रदेश में पहाड़ और पठार दोनों हैं, जबकि पूर्वी मैदान प्रदेश उपजाऊ मैदानों से भरा है। पूर्वी मैदान है, इसके अंदर एक 56 नदी नालों और गांवों का समूह है, उसी के लिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मरुस्थलीय जो प्रदेश है राजस्थान का सबसे शुष्क और रेगिस्तानी प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वर्षा नामात्र होती है। तापमान अत्यंत उच्च रहता है, लेकिन रात को यहाँ ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ जल की सीमित अस्थायी होते हैं। इस प्रदेश की मुख्य विशेषता कठिन जलवायु और यहाँ पर जीवन यापन के लिए चुनौतियां हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि अरावली प्रदेश किस प्रकार का भौगोलिक प्रदेश है। अरावली प्रदेश राजस्थान में मध्य भाग में स्थित पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई हैं। अरावली की पहाड़ियां खनिजों से समृद्ध है और यहाँ का तापमान मरुस्थलीय प्रदेश की तुलना में अधिक संतुलित होता है। यहाँ की जलवायु मध्यम शुष्क और इस क्षेत्र में कृषि भी की जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि हाड़ौती प्रदेश का प्रमुख भूभाग क्या है। तो हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी और पठारी भूभाग का मिश्रण है। हाड़ौती की भूमि उपजाऊ है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। इस क्षेत्र की नदियां स्थायी प्रवाह वाली होती है, जिसे यहाँ कृषि में सुविधा रहती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, विस्तृत मैदानों के रूप में फैला हुआ है। यहाँ की भूमि उपजाऊ और सिंचाई के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में मानसून का प्रभाव अधिक होता है, जिससे कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा मिलती रहती है। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती में लगे होते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, यहाँ पर 56 का मैदान भी पाया जाता है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया कि मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मुख्य नदियां हो जाएगी लूनी, साबरमती। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। उसके बाद ये नदियां अस्थायी प्रवाह वाली होती हैं, जो केवल मानसून में के मौसम में जल भर जाने पर ही चलती हैं। इन नदियों का जल स्तर शुष्क ऋतु में कम हो जाता है, इसलिए इस प्रदेश में जल संरक्षण की आवश्यकता अधिक है। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जल संरक्षण के लिए टांका, आपको कुएं इत्यादि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में क्या महत्व है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्वतमाला जलवायु को नियंत्रित करती है और आसपास के क्षेत्रों को वर्षा प्राप्त करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा अरावली में खनिज संसाधन जैसे चूना पत्थर, मार्बल, तांबा और जस्ता पाए जाते हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और राजस्थान कि इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है कि हाड़ौती प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। तो हाड़ौती प्रदेश की जलवायु की अगर बात की जाए तो वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती है। यहाँ गर्मियों में तापमान काफी उच्च हो जाता है, जबकि सर्दियों में ठंडक महसूस होती है। यह क्षेत्र वर्षा के मामले में मरुस्थलीय प्रदेश से बेहतर है, जिससे यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और कृषि अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मैदानी प्रदेश की कृषि के लिए क्या विशेषताएं हैं। तो पूर्वी जो मैदान है प्रदेश भूमि उपजाऊ और जल संसाधनों से भरपूर है। यहाँ सिंचाई के लिए नदियां और नहरें उपलब्ध है। इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, गन्ना और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अच्छी वर्षा और सिंचाई सुविधा के कारण यह प्रदेश राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र माना जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के इन प्रदेशों में मानव जीवन और खेती का क्या प्रभाव है। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में मानव जीवन और खेती पर प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। मरुस्थलीय प्रदेश में जल संकट के कारण खेती कम होती है, जीवन कठिन होता है। अरावली और पहाड़ी हाड़ौती प्रदेश में नदियों और वर्षा की उपस्थिति कृषि और मानव जीवन ज्यादा फल फूल रहा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि और सिंचाई के कारण खेती संपन्न है, जिससे यहाँ की जनसंख्या धनी और जीवन स्तर बेहतर है। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन आते हैं जिनकी उत्तर सीमा लगभग 200 शब्दों के आसपास होगी, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, कि राजस्थान राज्य का जो गठन है वो कैसे हुआ था। तो राजस्थान राज्य का गठन भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में हुआ था। पहले यह क्षेत्र कई देशी रियासतों में विभाजित था। तो राजस्थान बनने से पहले यह 19 रियासतें और 3 देशी ठिकानों के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में इस रियासतों को राजपुताना के नाम से कहा जाता था और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 1956 के बीच कुल 7 चरणों में इस रियासत का एकीकरण हुआ। प्रमुख चरण, तो पहला चरण होगा मेटमेसी एकीकरण। मार्च 1948 सबसे पहले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद राजपुताना संघ, उदयपुर रियासत को मिलाकर राजपुताना संघ का निर्माण हुआ। उसके बाद जयपुर का विलय 1949 जयपुर को शामिल किया गया और इसकी राजधानी बनाया गया। अंतिम चरण में 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अजमेर, मेरवाड़ा और आबू क्षेत्र को मिलाकर वर्तमान राज्य का निर्माण किया गया। वैसे 7 चरणों के अंदर किया गया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का जो चर्चा है वो की गई है। उसके बाद निष्कर्ष, राजस्थान का निर्माण राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही। आज का राजस्थान इन 22 रियासतों के एकीकरण का परिणाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार कार्य करती है। राज्य में 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। प्रमुख घटक, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। विधानसभा एक सदस्यीय सदनीय व्यवस्था है जिसमें 200 सदस्य होते हैं। प्रशासनिक मंडल एवं जिला अधिकारी, राज्यों को 7 मंडलों और 50 जिलों में बांटा गया है। वर्तमान में जिलों की संख्या कम कर दी गई है। और इसके बाद पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। निष्कर्ष, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है जो विकास और जन सहभागिता को प्राथमिकता देती है। आज की इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो जियोग्राफी के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और जियोग्राफी केवल आपको पढ़ने की अगर जरूरत हो तो आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोट्स जो लिख सकते हैं तो आप इस क्लास को देख देख करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की भौमिकी संरचना का वर्णन। राजस्थान की भौमिकी संरचना विविधतापूर्ण परिपूर्ण है। यहाँ प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीन संरचनाएं तक मिलती हैं। प्रमुख भौमिकी इकाइयां, अरावली पर्वतमाला, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। थार मरुस्थल क्षेत्र, नवीन अवसादों से युक्त क्षेत्र जो बलुई मिट्टी से ढका हुआ है। पेनिनसुलर पठार, पेनिनसुलर पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके बाद आता है खनिज समृद्धता। राज्य की भौमिकी संरचना में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं जैसे जस्ता, चांदी, चूना पत्थर, तांबा आदि। निष्कर्ष, राजस्थान की भौमिकी संरचना राज्य के भौगोलिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का आधार है। जो ब्लू टिक वाले क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें क्वेश्चनों को आप जरूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान की धरातली संरचना को समझाइए। राजस्थान की धरातली संरचना विविध रूपों में विभाजित है जिसमें रेगिस्तान, पठार, पर्वत और मैदान सम्मिलित हैं। प्रमुख क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जिसे थार मरुस्थल, बालू के टीले, रेतीले मैदान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला मध्य राजस्थान में स्थित है जो जिसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा और जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद पूर्वी मैदान, कोटा, भरतपुर जैसे उपजाऊ क्षेत्र। उसके बाद दक्षिणी पठारी क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र है। निष्कर्ष, धरातली विविधता राजस्थान की जलवायु, कृषि और जल स्रोतों का सीधा प्रभाव डालती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान
के भौमाकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन इसका उत्तर राजस्थान को भौमाकृत रूप से 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी थार मरुस्थल, शुष्क जलवायु बालू के टीले, अरावली पर्वतमाला, प्राचीन चट्टानी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादक क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र। उसके बाद प्राकृतिक विशेषताएं, हर प्रदेश की अपनी जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जल स्रोतों की विशेषताएं हैं। तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। अपवाहित प्रणाली का जो वर्णन है राजस्थान में, अपवाह तंत्र की विशेषताएं यह है कि अधिकांश नदियां या तो लुप्त हो जाती हैं या अंतर्देशीय जलवायु में मिल जाती है। मतलब कि बरसात के समय जो राजस्थान की नदियां हैं वो जल से भर जाती हैं। जैसे जैसे बरसात कम होती है या गिरनी बंद हो जाती है, उसके कुछ समय पश्चात जो नदियां हैं वो लुप्त मतलब कि सूख जाती हैं, उनका पानी खत्म हो जाता है और वो कुछ नदियां हैं जो जलाशयों इत्यादि में संग्रहित हो जाती हैं। मुख्य नदियां लूणी सबसे लंबी प्रश्चिम की ओर बहती हैं, बनास नदी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नदी और चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय नदी। और अपवाह तंत्र के प्रकार, स्थायी नदी कौन सी हो जाएगी अपवाह तंत्र के प्रकारों में? तो चंबल नदी। मौसमी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास और माही। उसके बाद आता है निष्कर्ष, राजस्थान की जल कमी और भू आकृति इसकी अपवाह व्यवस्था को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो राजस्थान की जलवायु की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय और शुष्क है, वर्षा असमान और कम होती है। प्रमुख विशेषताएं, उच्च तापमान मई जून में 45 डिग्री सेल्सियस तक, अल्प वर्षा औसत 100 से 500 मिलीमीटर तक और गर्मी और ठंड का तीव्र अंतर। जलवायु क्षेत्र, उसके बाद जलवायु क्षेत्र आता है मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर इत्यादि जिले शामिल हैं। और अर्ध शुष्क में हो जाता है जयपुर, अजमेर और इसके आसपास का क्षेत्र। और आंध्र क्षेत्र के अंदर माउंट आबू, बांसवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही, झालोर इत्यादि जिले इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को समझाइए। तो राजस्थान में वनस्पति का प्रकार जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो वनस्पति है वो कड़वी पाई जाएगी, उनकी पत्तियां छोटी होंगी और कंटीली पाई जाएंगी। तो मरुस्थलीय झाड़ियां जैसे खेजड़ी, बबूल, खेजड़ी आप लोगों ने देखी है जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है, जिसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और शुष्क पतझड़ी वन अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। घास के मैदान सेवान, डंठाल आदि पाए जाते हैं। और संरक्षित वन क्षेत्र रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। निष्कर्ष, वनस्पति संरक्षण एवं नवीकरण योजनाएं राजस्थान की पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट के, फिफ्थ यूनिट के, और मतलब सभी यूनिट्स के जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो इस वीक में तो आपको सबसे लास्ट एंड पॉइंट में मिलने वाले हैं। इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो सारे निबंधात्मक प्रश्न ही होंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो आपको एक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो मुझे मैसेज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तथा इसके प्रदेशों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ की जलवायु अत्यंत विषम एवं शुष्क है। यहाँ का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और राज्य की जलवायु को मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार की माना जाता है, जिसे गर्मी अत्यधिक, वर्षा अल्प और सर्दी तीव्र होती है। उसके बाद आता है कि राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। तो राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके अंदर फर्स्ट है विषम तापमान। राजस्थान में दिन और रात में तापमान में भारी अंतर होता है। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में कई बार पारा 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है और राजस्थान में सर्वाधिक ठंडी भी पड़ती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अल्पवृष्टि कम वर्षा। तो राज्य के औसतन 100 से 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में वर्षा अत्यधिक कम होती है या ना के बराबर वर्षा यहाँ पर होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अत्यधिक गर्मी, मई जून के महीनों में लू चलती है और तापमान अत्यधिक हो जाता है और आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसके बाद फोर्थ आ जाएगा शीतलहरें। दिसंबर जनवरी में कई
क्षेत्र जैसे चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू आदि में शीत लहरों का प्रभाव देखा जाता है और इस मौसम में यह जो जिले हैं वो जम्मू कश्मीर बन जाते हैं। और मरुस्थलीय हवाएं, 5 नंबर, राजस्थान में धूलभरी आंधियां सामान्य हैं। राजस्थान में धूलभरी आंधियों की अगर बात की जाए तो 21 से 27 दिनों तक चलती हैं। विशेषकर गर्मियों में ये जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो राजस्थान की जलवायु का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, जल संकट, कम वर्षा के कारण राज्य में जल की भारी कमी रहती है, जिससे पीने और सिंचाई दोनों में कठिनाई होती है। सेकंड पॉइंट, जनसंख्या का वितरण, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है, जबकि जल स्रोतों के पास जनसंख्या संघन है। रहन सहन पर असर, लोग ढीले व सूती वस्त्र पहनते हैं। मकानों की बनावट मोटी दीवारों और छोटे दरवाजों की होती है ताकि गर्मी से बचाव हो सके। स्वास्थ्य समस्याएं, गर्म हवाओं और पानी की कमी के कारण लू, डायरिया, त्वचा रोग आदि आम बात है इस एरिया के लोगों के लिए। तो राजस्थान की जलवायु का आर्थिक जीवन पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, वर्षा की अनिश्चितता के कारण वर्षा आधारित खेती होती है। खरीफ की फसलें प्रमुख है जैसे बाजरा, ज्वार और मूंग। ये किस पर प्रभावित होती हैं? बरसात हुई तो फसलें अच्छी हो जाएगी, अन्यथा फसलें जल भी सकती हैं और ठीक ठाक पैदावार भी दे सकती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट की पशुपालन का महत्व, खेती की अस्थिरता के कारण लोग पशुपालन पर निर्भर हैं। ऊंट, बकरी, भेड़ पालना आम बात है। पर्यटन पर प्रभाव, विषम जलवायु के बावजूद यहाँ का मरुस्थलीय सौंदर्य, हवेलियां, किले एवं उत्सव विदेशी और देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक है वो आते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, उद्योग समिति, जल संकट और गर्मी के कारण भारी उद्योग कम है। लघु उद्योग जैसे हस्तशिल्प, वस्त्र व कांच के काम अत्यधिक है। निष्कर्ष, राजस्थान की जलवायु कठोर और चुनौतीपूर्ण है जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी अनुकूलन की अद्भुत क्षमता के माध्यम से इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवंतता को बनाए रखा है। प्रश्न नंबर 2, इसके बाद आता है कि राजस्थान में वर्षा की असमानता के कारणों की विवेचना कीजिए एवं इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए कि राजस्थान में जो असमान वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। कहीं पर वर्षा ज्यादा हो जाती है और कहीं पर वर्षा कम हो जाती है। तो राजस्थान भारत के पश्चिम भाग में स्थित एक विशाल राज्य है जिसकी जलवायु मुख्यतः शुष्क है, जहां वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होने के साथ साथ असमान रूप से वितरित होती है। कहीं अत्यधिक सूखा होता है तो कभी कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है। यह असमानता राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करती है। राजस्थान में वर्षा की असमानता के कारण, तो राजस्थान में वर्षा की असमानता के कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला कारण अरावली पर्वतमाला की दिशा। अरावली पर्वत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जबकि मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इस कारण से राजस्थान का पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर मानसून प्रभाव से वंचित रह जाता है। उसके बाद आता है मानसून का अल्प प्रभाव। राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहुंच कमजोर रहती है, कभी कभी यह समय पर नहीं पहुंचता या जल्दी लौट जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर पश्चिमी विक्षोभ का सीमित असर। सर्दियों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्यतः उत्तर पश्चिम राजस्थान तक ही सीमित रहता है, जिससे पूरे राज्य में समरूप वर्षा नहीं हो पाती है। फोर्थ पॉइंट है कि भू आकृतिक विविधता। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप विविध है, कहीं रेतीले टीले हैं तो कहीं पठारी क्षेत्र। यह भी वर्षा की असमानता को जन्म देता है। फिफ्थ पॉइंट है कि वनस्पति की कमी। कम वनस्पति आवरण के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा की संभावना कम हो जाती है। तो वर्षा की असमानता से उत्पन्न समस्याएं कि वर्षा जो कम होती है उससे क्या क्या समस्याएं राजस्थान के लोगों को सहनी पड़ती है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। तो सूखा, वर्षा न होने या बहुत कम वर्षा होने की स्थिति में अकाल और सूखा सामान्य घटनाएं बन जाती हैं, विशेषकर पश्चिमी जिलों में। सेकंड, कृषि पर प्रभाव। वर्षा आधारित खेती असफल हो जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, किसान ऋण में डूब जाते हैं यानी कि कर्जे में डूब जाते हैं। जल संकट, पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए जल संकट उत्पन्न हो जाता है। गांव में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। राजस्थान में जो जल के लिए नहरें बनाई गई हैं, गंग नहर जिसको 1921 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था और 1927 में जाकर वो कंप्लीट हुई, और एक जो नहर बनाई गई थी उसी को मोटिवेट
उसी से मोटिवेट होकर के सरकार ने इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया था, जिसके जो जो इंजीनियर थे वो थे कंवर सेन। उनके नेतृत्व में नहर बनाई गई। पहले इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी उसी टाइम पे इसका जो नाम था बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। और जो राजस्थान में पानी के लिए अगर कहा जाए तो राजस्थान की जीवन रेखा भी उसको कहा जा सकता है। और जो पानी है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में गडरा रोड अंतिम पॉइंट तक वहां पानी पहुंचाती है। इसका जो पानी है वो राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा का कार्य करता है, क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जो गंगानगर जिले हैं इनके अंदर काफी कम पानी देखने को मिलता है। और भी छोटी छोटी शाखाएं इसकी बहुत सारी मिलती हैं, जिसके ऊपर अपने बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आता है कि जनसंख्या का विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जनसंख्या चली जाती है, उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। स्थायी मतलब कि जो हमेशा से अपना जो सामान वगैरह बांध करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए, और अस्थायी जो कुछ समय के लिए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में सूखा लगातार पड़ने के कारण लोग आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों या शहरों क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जहां पर उनको अच्छा जीवन, अच्छा काम मिल सके उसके लिए। और उसके बाद आता है पशुपालन का असर। चारे और पानी की कमी के कारण पशुधन की मृत्यु होती है या लोग उन्हें बेचने को मजबूर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर पशुओं के चरने के लिए जब चारा खत्म हो जाता है तो वो इस राजस्थान के इस और आते हैं जहां पर उनको चारे की व्यवस्थाएं मिल सके। यह जो है लोग बीकानेर, जैसलमेर के लोग जो पंजाब, हरियाणा तक अपना पशुपालन करने, उनको खाना की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उनको वहां ले जाते हैं, क्योंकि इस मौसम गर्मियों में वहां पर ना पानी होता है और ना चारे की उचित व्यवस्था होती है। उसके बाद आता है भोजन और पोषण संकट। फसलें नष्ट होने से भोजन की कमी हो जाती है और लोगों को भूख और कुपोषण का सामना करना पड़ता है। राजस्थान जिले के अंदर नागौर के अंदर एक कुब्बर पट्टी पाई जाती है, नागौर अजमेर की सीमा पर। वहां के लोग वो पानी पीते हैं तो उनका जो शरीर है वो कुब्बर के समान हो जाता है, मतलब शरीर की हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ने लग जाती है, क्योंकि उस पानी के अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यही कारण है कि जो राजस्थान के लोग हैं वो जल का उपयोग करते हैं। कई बार देखा जाता है कि ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो खारा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर उनको बीमारियां लगती है। निष्कर्ष, राजस्थान में वर्षा की असमानता एक गंभीर समस्या है जो राज्य के विकास में बाधक है। इसके कारण जल संकट, कृषि विफलता और जनजीवन की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसके समाधान हेतु वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और टैंक सरोवर निर्माण जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही सरकार और समाज को मिलकर जल नीति बनानी चाहिए ताकि जल का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए रूफटॉप जल संरक्षण जैसी काफी विधियां अपनाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप वो बता सकते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में लू, शीतलहर तथा धूलभरी आंधियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इनके मानव जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जो लोग राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहते हैं तो वो लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। राजस्थान की जलवायु को अत्यंत विषम और शुष्क माना जाता है। यहाँ ग्रीष्म काल में तीव्र गर्मी के कारण लू चलती है, शीतकाल में शीतलहर का प्रभाव रहता है और पूरे वर्ष विशेषकर गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये तीनों तत्व मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने घर से नहाकर निकलता है और जब सामने से आंधी आती है तो वो अपने आप को जब आगे जाकर देखता है कहीं पे रुक के, तो वो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो कई दिनों से नहीं नहाया है। तो राजस्थान के अंदर ऐसी हालातें हो सकती हैं। तो उसके बाद लू क्या है, लू की विशेषताएं। तो राजस्थान में अप्रैल जून में चलती है हवा, वो अत्यधिक गर्म हवा होती है। यह सूखी और तेज गर्म हवा होती है जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड रूप में पाई जाती है। इसके बाद आता है तापमान। तो राजस्थान में 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कई बार ये 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। मानव जीवन पर प्रभाव। अत्यधिक तापमान से लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है या मृत्यु तक भी पहुंच जाता है। वृद्ध, बच्चे एवं श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कार्य क्षमता घट जाती है और बाहरी कार्य बाधित हो जाते हैं। जब लोग कार्य करते हैं तो उनसे उतना कार्य नहीं हो पाता है गर्मी के कारण, जितना वे लोग पहले कर सकते थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट, शीतलहर विशेषताएं। शीतलहर की विशेषताएं क्या है? कोल्ड वेव। तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भाग में दिसंबर से जनवरी के बीच शीतलहर चलती है। तापमान कई बार 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। विशेषतः जून, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि में। मानव जीवन पर प्रभाव। तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव
जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अत्यधिक ठंड से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे एमोनिया, निमोनिया, हाइपोथर्मिया आदि। गरीब वर्ग जिनके पास ऊनी वस्त्र या गर्म आवास नहीं होते सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यातायात एवं दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। धूल भरी आंधियां। विशेषताएं, यह गर्मियों के मौसम में विशेषकर मई जून में चलती है। थार मरुस्थल के कारण धूल उड़ती है और आंधियों के साथ मिलकर पूरे वातावरण को ढक लेती है। आंधियों की गति तेज होती है जो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। मानव जीवन पर प्रभाव, धूल के कारण आंखों में जलन, त्वचा रोग व श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। फसलों और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद निष्कर्ष, राजस्थान की जलवायु में लू, शीतलहर एवं धूलभरी आंधियां सामान्यतः जलवायु घटनाएं हैं, किंतु इनका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और कृषि पर इनके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इनसे बचाव के लिए जन जागरूकता, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का प्रचार प्रसार एवं उचित सरकारी तैयारी आवश्यक है। यदि आपने वन वीक खरीद ली है तो भी मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आप बीए 4th सेमेस्टर को अच्छे नंबरों से क्लियर करना चाहते हैं और जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, उनके लिए एक ही रामबाण साबित होने वाला है, तो आप इसे जरूर से परचेज करें। इसकी जो कीमत है वो 1 वीक के समथिंग ही है। इसकी जो प्राइस है वैसे तो 50 है, लेकिन डिस्काउंट कूपन में आपको यह 40 रुपए के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए एवं उनके कारणों की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान एक विस्तृत राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृतिक, वनस्पति एवं आवरण, मानसूनी प्रभाव में विविधता के कारण यहाँ की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। राज्य के पश्चिमी भाग में अत्यंत शुष्क जलवायु है, जबकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नम जलवायु वाला है। राजस्थान की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, तो राजस्थान की जो जलवायु उसके अंदर क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या क्या है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसमें पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिलों में अति शुष्क जलवायु होती है और औसत वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर से भी कम होती है। तापमान में भारी अंतर होता है। पूर्वी राजस्थान सिंचित क्षेत्र दूसरा हो जाएगा। कोटा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। 600 से 1000 मिलीमीटर तक जलवायु अर्धशुष्क से नम की ओर जाती है। दक्षिणी राजस्थान पठारी व वनों से आच्छादित क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में अधिक वर्षा 100 मिलीमीटर तक होती है तथा जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी और आर्द्र होती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। चूरू, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कारण जो क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, तो उसमें आ जाएगा पहला कारण भौगोलिक स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। भौगोलिक स्थिति, राजस्थान का पश्चिमी भाग कर्क रेखा के समीप है और अत्यधिक गर्म होता है, जबकि पूर्वी व दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत ठंडे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अरावली पर्वतमाला का प्रभाव। अरावली पर्वत की दिशा मानसूनी हवाओं के मार्ग को प्रभावित करती है। इसके पश्चिम में वर्षा अत्यल्प है जबकि पूर्व में अधिक है। इसके बाद थर्ड, मानसूनी हवाओं की तीव्रता। मानसून की तीव्रता पूर्वी राजस्थान में अधिक प्रभावित होती है, पश्चिमी क्षेत्र मानसूनी से वंचित रह जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, वनस्पति और जल स्रोतों की उपलब्धता। यहाँ वनस्पति और जल स्रोत अधिक है, जहाँ वाष्पीकरण कम होता है और जलवायु आर्द्र रहती है। फिफ्थ पॉइंट, भूमि की ऊंचाई और स्थलाकृति। दक्षिण राजस्थान में पहाड़ियां और पठार हैं जो वर्षा को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी भाग में समतल रेतीला मैदान है जहां वर्षा नहीं टिकती। निष्कर्ष, राजस्थान की जलवायु एक समान नहीं है, बल्कि यह भौगोलिक परिस्थिति और मानसूनी मौसमी कारणों के कारण क्षेत्रीय भिन्नता लिए हुए हैं। राज्य में जहां एक ओर रेगिस्तान, तपन और शुष्कता है, वहीं दूसरी ओर हरियाली से आच्छादित शीतल एवं आर्द्र क्षेत्र भी है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय विकास योजनाएं बनाना आवश्यक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के संकेतों का वर्णन कीजिए एवं इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण
कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वह है विगत कुछ दशकों में राजस्थान की जलवायु में स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखा गया है। यह परिवर्तन वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप है, जिसका राज्य की पारिस्थिति, कृषि, जल स्रोतों और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के संकेत। पहला, तापमान की वृद्धि। हाल के वर्षों में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। कुछ जिलों में तो गर्मियों में 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। दूसरा, वर्षा की अनियमितता। पहले जहां मानसून नियमित और सीमित समय में आता था, अब वह कभी भी जल्दी आ जाता है, कभी देर से और कभी कभी बहुत कम समय के लिए अत्यधिक वर्षा हो जाती है। सूखे में आवृत्ति में वृद्धि। वर्षा में कमी और अनिश्चितता के कारण सूखा अधिक बार और अधिक क्षेत्रों में पड़ने लगा है। फोर्थ नंबर, बर्फ जैसी शीतलहरें और तीव्र लू। शीतलहरें अधिक तीव्र हो गई हैं और गर्मियों में लू की अवधि और तीव्रता दोनों बढ़ गई हैं। फिफ्थ नंबर, जल स्रोतों का सूखना। परंपरागत तालाब, बावड़ियां, कुएं आदि जल स्रोतों समय से पहले सूख जाते हैं, जिससे जल संकट गंभीर हो जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से संभावित प्रभाव। पहला, कृषि पर प्रभाव। वर्षा की अनियमितता के कारण फसल चक्र गड़बड़ा रहा है। बीज अंकुरण से लेकर कटाई तक हर चरण प्रभावित हो रहा है। इससे कृषि उत्पादकता घट रही है। जल संकट गहरा रहना। भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पशुपालन में संकट। चारे और जल की निकासी के कारण पशुपालन में कमी आ रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। लू, डेंगू, मलेरिया, जल जनित बीमारियां और त्वचा रोग बढ़ते जा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु दर में भी वृद्धि देखी जा रही है। पारिस्थितिक असंतुलन। जलवायु परिवर्तन के कारण वानस्पतिक और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। आर्थिक अस्थिरता। कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएं बढ़ रही है। निष्कर्ष। इसके हेतु क्या क्या किए जा सकते हैं? तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन से प्रभावित राज्यों में अग्रणी स्थान पर है। इससे दूरगामी प्रभाव राज्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे को चुनौती दे रहा है। इसलिए समय रहते जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सतत कृषि पद्धतियां और जन जागरूकता जैसे प्रयास आवश्यक है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्यून किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों का वर्गीकरण कीजिए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान भले ही एक शुष्क और अर्ध शुष्क राज्य के रूप में जाना जाता है, फिर भी यहाँ कई महत्वपूर्ण नदियां बहती है। राज्य की नदियां दो प्रमुख अपवाह तंत्रों में बांटी जाती है। एक जो बंगाल की खाड़ी की है और बहती है, और दूसरी जो अंतःस्थायी या अंतर्देशीय अपवाह तंत्र में शामिल है, अर्थात जो समुद्र तक नहीं पहुंचती। राजस्थान की प्रमुख नदियों का वर्गीकरण। तो राजस्थान की नदियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने वाली नदियां। इन नदियों का जल पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है इसमें आती है चंबल नदी, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय नदी। यह मध्य प्रदेश के मेऊ क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के कोटा, झालावाड़, 12 जिलों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, परवन और पार्वती। उसके बाद आता है बनास नदी। यह मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है और चंबल की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है खारी, बेड़ी, मोरेल आदि। उसके बाद आता है अंतर्देशीय अपवाह तंत्र की नदियां। इन नदियों का जल किसी समुद्र में नहीं पहुंचता, बल्कि झील सदृश क्षेत्रों या मरुस्थल में समाप्त हो जाती हैं, जिसमें लूनी नदी शामिल है। उसके बाद यह राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी है। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है। यह बाड़मेर और जैसलमेर होते हुए रण ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, यानी गुजरात में। सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोधरी, सूखड़ी, जंजाई, सुकरी। उसके बाद आता है साबरमती नदी। राजस्थान में उद्गम होता है। उदयपुर जिले के जैसमंद झील के आसपास से निकलती हैं, गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। उसके बाद राजस्थान में नदियों की विशेषताएं। तो राजस्थान में नदियों की दो विशेषताएं हैं। मौसमी प्रवाह। अधिकांश नदियां बरसात के मौसम में बहती हैं और ये शेष वर्ष शुष्क रहती हैं। उसके बाद छोटा अपवाह क्षेत्र। नदियों की लंबाई और जल ग्रहण क्षेत्र सीमित है, जिससे उनका जल बहुत बहाव सीमित होता है। अतः स्थलीय प्रवाह प्रमुख अधिकांश नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद आता है जल संचय की प्रवृत्ति। कुछ नदियां झीलों में मिलती हैं, जैसे बनास नदी जैसमंद झीलों से निकलती है, जिससे जल संग्रहण और सिंचाई में उपयोग किया जाता है। नदी घाटियों की उर्वरकता
चंबल, बनास और लूनी नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो आपको इसका पैटर्न बता देता हूं पेपर का। जिस प्रकार आपसे थर्ड सेमेस्टर का पेपर लिया गया था उसी प्रकार आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। 5 नंबर के पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के, उसके बाद 3 आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके लघुत्तरात्मक और उसके बाद आएंगे आपके 20-20 नंबर वाले निबंधात्मक प्रश्न। सबसे पहले आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको कर लेना है, उसके बाद आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन करते चलना है। जैसे आप सीरीज वाइज क्वेश्चन करते चलोगे तो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। बेनिफिट आपको इसका यह मिलेगा कि आपके नंबर जो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि नदी घाटियों की उर्वरता। चंबल, बनास और लूनी नदियां घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। निष्कर्ष, राजस्थान की नदियां भले ही अत्यधिक जल वाहक न हो, फिर भी इनका राज्य की जीवन रेखा के रूप में विशेष महत्व है। ये नदियां सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन एवं पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जल संरक्षण, नदी जोड़ परियोजनाएं और सतत उपयोग इन नदियों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि लूनी नदी प्रणाली का विकास कीजिए एवं वर्णन कीजिए एवं इसके अपवाह क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो अब हम लूनी नदी का जो प्रणाली का जो अपवाह की विशेषता है उसके ऊपर हमने चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में बहने वाली नदियों में लूनी नदी सबसे प्रमुख अंतर्देशीय नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी अंतर्देशीय नदी है। यह थार मरुस्थल के बड़े भाग को जीवन प्रदान करती है। लूनी नदी प्रणाली भौगोलिक, आर्थिक और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लूनी नदी का उद्गम एवं मार्ग। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ से लूनी नदी का जो उद्गम है वो होता है आनंद सागर झील के पास से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, जो पुष्कर घाटी में बहती है। ये कहां पर बहती है? ये पुष्कर घाटी के अंदर यह नदी बहती है और अजमेर से निकलकर यह दक्षिण पश्चिम में दिशा में बहती हुई पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद यह गुजरात की सीमा के पास रण ऑफ कच्छ के भूभाग आंतरिक निम्न भूमि क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। जो कच्छ का जो रण है वहां पर जाकर के नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। उसके बाद लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। तो दाएं से अगर बात की जाए डायरेक्ट दाएं किनारे से तो जोजरी नदी, सूकरी नदी, गुहिया नदी, और बाएं किनारे से जवाई नदी, बंडी नदी, और बंडी नदी नहीं है ये बांडी हो जाएगा। उसके बाद लीलनी नदी। इन नदी सहायक नदियों में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अपवाह क्षेत्र विस्तृत मतलब कि बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कि अपवाह क्षेत्र की विशेषताएं। अंतर्देशीय अपवाह तंत्र। अंतर्देशीय मतलब जो सिर्फ राजस्थान के अंदर अंदर रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है, जो इसके अंदर अंदर जो नदियां बहती है, जो राजस्थान के अंदर अंदर जो नदियां बहती है वो क्या हो जाएंगी? अंतर्देशीय नदियां हो जाएंगी। और जो राजस्थान के अंदर बह करके बाहर से आकर वापस बाहर निकल जाती है उसे बाहरी देशीय नदी बोला जाता है। लुप्त नदी कौन सी? जो राजस्थान में ही बही और राजस्थान के अंदर ही खत्म हो गई उसे क्या कहा जाता है? लुप्त नदियां कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतर्देशीय प्रवाह प्रणाली। लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती बल्कि शुष्क भूमि में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय प्रणाली माना जाता है। दूसरा लवणीय नदी जल। विशेषकर गर्मियों में इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग सिंचाई व पीने में सीमित हो जाता है। मरुस्थलीय प्रवाह क्षेत्र। यह नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है, इसलिए इसका अपवाह क्षेत्र रेतीला एवं समतल होता है। जल की मौसम उपलब्धता। वर्षा ऋतु में ही लूनी में पर्याप्त जल प्राप्त होता है, शेष समय इसका प्रवाह या तो सूख जाता है या सीमित हो जाता है। मतलब कि लूनी नदी के अंदर जो जल प्रवाह है वो बहुत कम है और जल बहुत कम है। कृषि का प्रभाव। यहाँ इसका जल मीठा है होता है, वहां सीमित सिंचाई की जाती है। लूनी घाटी में कुछ भागों में गेहूं, जौ, बाजरा आदि की खेती की जाती है। किस किस की? गेहूं, जौ तथा बाजरा की जो खेती है वो की जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की भूजल पुनर्भरण। लूनी नदी के प्रवाह से आसपास के क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण होता है जो ग्रामीण पेयजल के लिए उपयोगी है। उसके बाद समस्याएं व चुनौतियां कि क्या क्या समस्या है और क्या क्या चुनौतियां हैं। कि जल की लवणता। सिंचाई और पीने के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता खराब है, मतलब कि इसका जो जल है वो क्या है? खराब है। जल खराब क्यों है? जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी, जल खारा होगा।
अत्यधिक दोहन, भूमिगत जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन है, मतलब ट्यूबवेल वगैरह जो ज्यादा लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। मरुस्थलीकरण, नदी के क्षेत्र में रेत का जमाव और हरियाली की कमी है। रेत का जमाव मतलब इस वजह से नदी का जो पानी है वो सही हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। वर्षा पर निर्भरता, नदी का जल प्रवाह पूरी तरह मानसून पर निर्भर करता है, इस वजह से। निष्कर्ष, लूनी नदी प्रणाली राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की जीवन रेखा है। इसकी पारिस्थितिक और आर्थिक भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके जल का सतत एवं योजनाबद्ध उपयोग, पुनर्भरण एवं संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है ताकि यह मरुस्थल में जीवन की धारा बनी रह सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान में चंबल नदी की भौगोलिक स्थिति, विशेषताएं एवं इसका राजस्थान के विकास में योगदान समझाइए। तो चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है और यह प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और राजस्थान के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान के कौन से भाग से होकर गुजरती है? राजस्थान के पूर्वी भाग से होकर यह नदी गुजरती है। तो चंबल नदी की भौगोलिक स्थिति, चंबल नदी कहां पर स्थित है? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मेऊ जिले के धारगढ़ क्षेत्र से होता है। मेऊ जिले के धारगढ़ क्षेत्र से होता है। यह नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद अंततः यह गंगा की सहायक नदी यमुना में मिलती है। चंबल नदी का कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में लगभग 430 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी की विशेषताएं, प्रवृत्ति नदी, चंबल नदी की एकमात्र प्रवृत्ति नदी है जो पूरे वर्ष भर प्रवाह बनाए रखती है, मतलब राजस्थान की पूरी वर्ष भर बहने वाली नदी के रूप में इसे जाना जाता है। गहरी घाटियां, चंबल नदी गहरी घाटी में खड़ी घाटियां हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनूठी हैं और कई अन्य वन्य जीवों को आवास प्रदान करती हैं। जल स्रोतों की समृद्धता, नदी के जलाशयों और बांधों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख बांधों में गुरकुंडा और मोहना बांध शामिल है। प्राकृतिक सहजाव, चंबल नदी क्षेत्र में चंबल अभयारण्य स्थित है जो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। यहाँ गिरगिट, मगरमच्छ और कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। चंबल नदी का राजस्थान के विकास में योगदान, कृषि विकास, चंबल नदी की जलधारा से सिंचाई होती है जिससे कोटा, झालावाड़ और बारां जैसे जिलों में कृषि संभव हुई है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन की खेती होती है। जल संरक्षण, नदी पर बने बांध जल संग्रहण के लिए उपयोगी हैं जो सूखे के समय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, चंबल अभयारण्य वन्य जीवन के संरक्षण का केंद्र है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। ऊर्जा उत्पादन, नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं भी संचालित होती हैं जो बिजली उत्पादन में योगदान देती हैं। जल यातायात, भले ही यहाँ जल यातायात सीमित है लेकिन नदी किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह जल स्रोत का प्रमुख आधार है। निष्कर्ष, चंबल नदी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थायी जलधारा, पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन में योगदान के राज्य के विकास को बल मिला है। भविष्य में इस नदी के संरक्षण और सतत विकास, सतत उपयोग के लिए योजना बनाना आवश्यक होगा। राजस्थान की नदियों की जल आपूर्ति एवं सिंचाई में भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजस्थान की नदियों की जल आपूर्ति एवं सिंचाई में भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो राजस्थान का एक शुष्क और अर्धशुष्क राज्य है जहां जल संसाधन सीमित है। यहाँ की नदियां सीमित प्रभाव वाली हैं और इनसे अधिकांश मानसूनी जल पर निर्भर हैं। फिर भी इन नदियों की जल आपूर्ति और सिंचाई में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राज्य के कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए जीवन रेखा है। राजस्थान की नदियों की जल आपूर्ति में भूमिका, मौसमी जल प्रवाह, अधिकांश नदियों केवल मानसून के दौरान जल प्रवाह करती हैं जिससे वर्षा जल की आपूर्ति होती है। जल संग्रहण, नदियों के किनारे कई बांध, टांके और जलाशय बनाए गए हैं जो वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और सूखे के समय जल उपलब्ध कराते हैं। जल संग्रहण के लिए रूफटॉप जल संरक्षण विधियां भी अपनाई गई हैं। मकान होता है, मकान की छतों से पाइपलाइन लगा करके सीधे जमीन में बने एक टैंक के अंदर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे कहा जाता है रूफटॉप जल संरक्षण। पीने के पानी का स्रोत, नदियों का जल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भूजल कम होता है। भूजल पुनर्भरण, नदियों के बहाव से आसपास के क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण होता है, मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं,
खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल वैसे तो पानी निकालने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो ट्यूबवेल के अंदर की जो पाइपलाइन होती है उसे ट्यूबवेल मोटर को हटा करके सीधा खड्डा बना दिया जाता है। उस खड्डे के अंदर से जो पानी होता है वो पूरा का पूरा पानी वापस जमीन के अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है, जमीन के अंदर वापस से पानी का पुनर्भरण हो जाता है। फिर इसी पानी को ट्यूबवेल के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। सिंचाई में नदियों की भूमिका, तो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं चंबल, बनास और लूनी नदियों पर कई सिंचाई परियोजनाएं स्थापित हैं, जैसे गंगादेव सागर बांध, मीना बांध और पंचम हनुमान बांध। कृषि विकास, नदियों की सहायता में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, जिससे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और दलहन की पैदावार में सुधार हुआ है। सूखा नियंत्रण, नदियों पर बने जलाशयों सूखे के प्रभाव को कम करने में मददगार हैं। कृषि विविधीकरण, सिंचाई के कारण फल, सब्जी और कपास की खेती भी संभव हुई है। समस्याएं एवं चुनौतियां, जल की कमी और लवणता, कई नदियों का जल लवणीय हो जाता है, जिससे सिंचाई में समस्या आती है। बांधों और जलाशयों का सीमित होने विकास, जल संचयन के लिए पर्याप्त बांध न बन पाने से जल का संकट बना रहता है। जल प्रदूषण, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। निष्कर्ष, राजस्थान की नदियां जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए अनिवार्य हैं। इनके संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग से ही राज्य में कृषि और जीवन को स्थिरता मिल सकती है। जल संरक्षण की नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है ताकि जल की कमी में निपटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का विश्लेषण कीजिए। तो राजस्थान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। यहाँ की नदियां सीमित जल प्रवाह वाली हैं और जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। नदियों के संरक्षण और प्रबंधन, नदियों के जल संरक्षण प्रबंधन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य जल संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करना है। उसके बाद राजस्थान की नदियों के संरक्षण में प्रमुख कदम, जल संचयन परियोजनाएं, कई बांध, टांके, नाला, बांध और जलाशय बनाए गए हैं जो वर्षा जल को संग्रहित करते हैं और नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए गंगादेव बांध, सागर बांध, मीणा बांध और पंचम हनुमान बांध। नदी पुनर्जीवन अभियान, राज्य सरकार ने नदियों के प्रदूषण को कम करने और उनका प्राकृतिक प्रभाव बहाल करने के लिए पुनर्जीवन योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें नदी किनारे वृक्षारोपण, कचरा प्रबंध और जल शुद्धिकरण शामिल है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा जल भागीदारी और जागरूकता। स्थानीय लोगों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर जल प्रबंध समितियां बनाकर जल संरक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा जल निकाय संरक्षण। नदी घाटियों और तालाबों को संरक्षण किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक जल चक्र बनाया रह सके। साथ ही नदी घाटियों में अवैध निर्माणों को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। नदी के कनेक्टिविटी योजनाएं, राजस्थान में नदियों को जोड़ने की योजनाएं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स चल रही हैं ताकि जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाई जा सके। समस्याएं और चुनौतियां, जल संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद जल संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बढ़ती जनसंख्या और कृषि विस्तार से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। जल प्रदूषण और नदी घाटियों में अवैध कब्जे रोकने से कठिनाई होती है। निष्कर्ष, राजस्थान की नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। सरकार की योजनाओं के साथ साथ आम जनता की भागीदारी से ही नदियों को बचाया जा सकता है। सतत एवं जल प्रबंधन से ही राज्य के शुष्क भूभाग में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रमुख झीलों का परिचय दीजिए और उनके भौगोलिक व आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं उनका क्या क्या महत्व है, उनके भौगोलिक आर्थिक महत्व के बारे में इस पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की झीलें प्रदेश के भूगोल और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये झीलें न केवल जल स्रोत का काम करती हैं बल्कि पर्यटन, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान में झीलों दो प्रकार की होती हैं, स्थायी झीलें और अस्थायी झीलें। स्थायी झीलें का मतलब कि जो हमेशा से होती है, अस्थायी झीलें जो मौसम में बनती हैं, किसी विशेष मौसम में जो झीलें बनती है उन्हें अस्थायी झीलें कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर शहर में स्थित यह झील ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कई महलों जैसे जल महल है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है। उसके बाद आता है फतेह सागर झील। उदयपुर की एक और प्रमुख झील जो पिछोला झील के समीप है और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है, वो कौन सी हो जाएगी? फतेह सागर झील। उसके बाद आता है सज्जोत्सर झील। अजमेर के निकट स्थित यह झील धार्मिक महत्व और स्थानीय लोगों के लिए जल स्रोत है। उसके बाद आता है कलादेव झील। यह झील जैसलमेर के पास स्थित है और
क्षेत्रीय कृषि के लिए सहायक है। उसके बाद आता है नागदा झील। मध्य राजस्थान की यह झील प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करती है। झीलों का भौगोलिक महत्व। जल संरक्षण। झीलों का जल संरक्षण संग्रहित करती हैं, इससे भूजल पुनर्भरण होता है। स्थानीय जलवायु नियंत्रण। झीलों के आसपास का क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा और हरा भरा रहता है। पारिस्थितिक तंत्र। ये जलाशय कई जल जीवों, पक्षियों और पौधों के लिए आवास स्थल हैं। झीलों का आर्थिक महत्व। पर्यटन। झीलों की उदयपुर की झीलें खासकर पिछोला और फतेह सागर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, मतलब वहां से जो विदेशी यात्री वो घूमने काफी संख्या में आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। कृषि। झीलों का जल आसपास की खेती की सिंचाई में उपयोग किया जाता है, जिससे फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद आता है मछली पालन। कई झीलों में मछली पालन होता है, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन है। उसके बाद जल आपूर्ति। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए झीलों का जल उपयोगी होता है। समस्याएं और चुनौतियां। कई झीलें प्रदूषित हो रही हैं, जिससे उनका जल प्रदूषित होता जा रहा है। औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज और कृषि रसायन झीलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल स्तर घटने और सूखने की समस्या भी झीलों में बड़ी है। निष्कर्ष। राजस्थान की झीलें प्रदेश में जल संपदा की अभिन्न हिस्सा है। इनके संरक्षण, साफ सफाई और सतत प्रबंधन से न केवल पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। झीलों को प्रदूषण और अनियंत्रित शोषण से बचाना आवश्यक है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रह सके। तो उसके बाद बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान की झीलों में जल प्रदूषण की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं उनके अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक आम समस्या है। इनके कारण और समाधान पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो राजस्थान की झीलें राज्य के पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु जल प्रदूषण की समस्या के कारण इन झीलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जल प्रदूषण से झीलों का जल स्तर गिरता जा रहा है, मतलब जल के अंदर कमी आ रही है। यह जल जीवन नष्ट होता जा रहा है। यह आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि इस पानी का उपयोग करते हैं, जो उनको बीमारियां से ग्रसित करता है। इस प्रश्न में हम झीलों के जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव और समाधान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। झीलों में जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। सबसे पहले औद्योगिक अवशिष्ट। औद्योगिक अवशिष्ट क्या होता है कि जब उद्योग नदियों के पास स्थित होते हैं, उनके पास जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। केमिकल्स जो उनके लिए अवशिष्ट होते हैं, जहरीले पदार्थ कचरे में मिला दिए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनसे जल जहरीला हो जाता है। उस जल का उपयोग किया जाता है, जिनसे लोग बीमार होते हैं और नदियों का प्रदूषण भी होता है। उसके बाद आता है घरेलू सीवेज। शहरी क्षेत्रों का कूड़ा करकट और सीवेज बिना शुद्ध किए झीलों में मिला दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि रसायन। खेतों में कीटनाशक और उर्वरकों के अवशेष झीलों तक पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। ठोस कूड़ा। झीले के किनारों कूड़ा करकट का डंपिंग होता है, जो जल और आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल जीवों की मृत्यु। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियां और वन्य जीव मर जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। दूषित जल पीने से पानी जनित रोग फैलते हैं, जैसे हैजा, डायरिया और त्वचा रोग। उसके बाद पर्यावरणीय संतुलन। जल में विषाक्त पदार्थों के कारण पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। पर्यटन में कमी। प्रदूषित झीलें पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाती, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वहां पर जो इन लोगों ने अपने उद्योग धंधे लगाए हैं उनका नुकसान होता है। झीलों के जल प्रदूषण के समाधान। सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र। झीलों के आसपास सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र लगाना आवश्यक है, ताकि घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट को शुद्ध किया जा सके। जागरूकता अभियान। स्थानीय जनता को जल प्रदूषण के लिए के हानिकारक प्रभावों से के प्रति जागरूकता करनी होगी और जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण के लिए प्रेरित करना होगा। कचरा प्रबंधन। ठोस कचरे के लिए उचित निपटान के लिए कचरा पात्र प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि रसायनों का नियंत्रित उपयोग होना चाहिए। जैविक खेती को प्रोत्साहित करके रसायनों के उपयोग को कम करना होगा। नदी और झील किनारों वृक्षारोपण। वृक्ष लगाकर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। कानूनी कार्यवाही। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निष्कर्ष। राजस्थान की झीलों का संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। जल प्रदूषण के कारण होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी। सतत प्रयासों से ही झीलों को स्वच्छ और जीवनदायी रखा जा सकता है।
उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की झीलों के संरक्षण के लिए किन किन प्रमुख योजनाओं और प्रयासों को लागू किया गया है, इनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो राजस्थान की झीलें पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई योजनाएं और प्रयास किए गए हैं, जिनका उद्देश्य इन झीलों को प्रदूषण मुक्त जलाशय के रूप में सुरक्षित और पर्यटन एवं कृषि के लिए उपयोगी बनाना है। इस उत्तर में हम प्रमुख संरक्षण योजनाओं और उनके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। झील संरक्षण के प्रमुख प्रयास और योजनाएं। तो जल संरक्षण अभियान, राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं। इस पीडीएफ को इतना अच्छा बनाया गया कि इसे अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी की सारी जो इसके अंदर थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। दूसरी बार आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मात्र परीक्षा से 2 दिन पहले आप इसे पूरा पढ़ के सफलता हासिल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस रखी गई है, वो आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर कभी कभी डिस्काउंट कूपन भी आते हैं। और आपको इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसको प्राप्त करने का लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे डायरेक्ट सीधा प्राप्त कर सकते हैं। तो जल संरक्षण अभियान, राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे जल संकल्प अभियान और जल जीवन मिशन। इन अभियानों के तहत झीलों में जल संचयन बढ़ाने, उनकी सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। झीलों की सफाई व गंदगी हटाना, स्वच्छता के लिए नियमित तौर पर झीलों की सफाई, कीचड़ और कचरे को हटाने के काम किए जाते हैं ताकि जल की गुणवत्ता बनी रहे। वृक्षारोपण, झीलों के किनारों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जल स्रोत की रक्षा होती है और पारिस्थितिक तंत्र स्थिर रहता है। पर्यटन विकास के साथ संरक्षण, झीलों के आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित करते हुए उनकी सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, जल संरक्षण सीमितता और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंध के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कानूनी प्रावधान, झीलों के संरक्षण के लिए विभिन्न पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं, जिनके तहत अवैध निर्माण और प्रदूषण पर रोक लगाई जाती है। प्रयासों का प्रभाव, ये जो प्रयास किए गए इनका क्या प्रभाव है? तो कई झीलों में जल स्तर में सुधार हुआ है और जल प्रदूषण में कमी आई है। स्थानीय समुदायों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पर्यावरण और जैविक सुधार हुआ है। पर्यटन में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है। कुछ जिलों में मछली पालन और कृषि के लिए जल उपलब्धता बेहतर हुई है। चुनौतियां, कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण और अवैध कब्जे की समस्याएं अभी भी बनी हुई है। जल स्रोतों की सीमित उपलब्धता के कारण पूरी तरह संरक्षण संभव नहीं हो पाया है। बेहतर प्रबंध और निरंतर निगरानी की आवश्यकता बनी हुई है। निष्कर्ष, राजस्थान की झीलों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं और उनका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। हालांकि झीलों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता और अन्य संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है। सतत जागरूकता, प्रभावी नीति और तकनीकी सुधारों के साथ ही राजस्थान की झीलें स्वच्छ और जीवंत बन रह सकती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की झीलों का पर्यटन विकास में क्या योगदान है, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो राजस्थान की झीलें न केवल जल संसाधन है बल्कि ये पर्यटन में के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विशेषकर उदयपुर की झीलें, जिन्हें झीलों का शहर कहा जाता है, राज्य के पर्यटन विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इनके कारण राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय जीवन शैली और प्राकृतिक सौंदर्य को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। पर्यटन विभाग में झीलों का योगदान, पर्यटन आकर्षक पिछोला झील, फतेह सागर झील और सगरदावा झील जैसे जलाशय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के जल महल, नाव विहार और झील किनारे बगीचे पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक हैं। स्थानीय रोजगार सृजन, पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों को होटलों, रिगार्ड्स, गाइड सेवा, हस्तशिल्प और परिवहन जैसे क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, झीलों के आसपास आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव स्थानीय परंपराओं को जीवित रखने में मदद करते हैं। सामाजिक प्रभाव, स्थानीय समुदायों में सामाजिक समृद्धि आई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, क्योंकि पर्यटन से मिलने वाली आय से सामाजिक सुविधाओं का विकास हुआ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पर्यटन का प्रभाव देखा गया है, खासकर हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार में। आर्थिक प्रभाव, पर्यटन से राज्य और स्थानीय स्तर पर राजस्व में वृद्धि हुई है। स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला है। पर्यटन से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैली हैं, जिससे आर्थिक असमानता कम हुई है। चुनौतियां, अत्यधिक पर्यटन के कारण पर्यावरणीय दबाव और प्रदूषण बढ़ रहा है। झीलों के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता प्रभाव
प्रभावित हो रही है। जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा है जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष, राजस्थान की झीलें पर्यटन के लिए एक अमूल्य संसाधन हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इनके संरक्षण के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं ताकि पर्यटन का लाभ और पर्यावरण और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए संतुलित रूप से उपलब्ध हो सके। पर्यावरण संरक्षण और स्थायी पर्यटन विकास में के माध्यम से ही राजस्थान की झीलें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। राजस्थान, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की झीलों में जल स्तर गिरने के कारण और इनके समाधान पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में झीलें जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, परंतु कई झीलों में जल स्तर में गिरावट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जल स्तर गिरने के कारण न केवल जल उपलब्धता प्रभावित होती है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इस प्रश्न में हम जल स्तर गिरने के कारणों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। जल स्तर गिरने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो जल स्तर गिरने के प्रमुख कारण है कम वर्षा। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता और कम मात्रा झीलों में जल स्तर को प्रभावित करती है। जल का अत्यधिक उपयोग, कृषि उद्योग और घरेलू उपयोगों के लिए अधिक जल लेने से झीलों की जल में कमी हो जाती है। जल निकासी में बाधा, झीलों तक जल पहुंचने वाले नालों या नदियों का अवरुद्ध होना भी जल स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण, प्रदूषित जल के कारण झीलों का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है जो जल संरक्षण को प्रभावित करता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि भूमि का गलत उपयोग, झीलों के आसपास अवैध निर्माण और वनों की कटाई जल स्रोतों को प्रभावित करती है। जल स्तर गिरने के समाधान, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, टांके और जलाशयों का निर्माण कर जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की जल उपयोग में संयम, कृषि और उद्योगों में जल की बचत के उपाय अपनाने चाहिए जैसे ड्रिप सिंचाई। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जल निकासी, नालों की सफाई, झीलों तक जल पहुंचाने वाले नालों को साफ और मुक्त रखना जरूरी है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट की प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण रोकने के लिए कड़ी निगरानी और शुद्धिकरण संयंत्रों का संचालन आवश्यक है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट की वृक्षारोपण, झीलों के आसपास पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट की जन जागरूकता, स्थानीय समुदाय को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। उसके बाद आता है निष्कर्ष की राजस्थान की झीलों में जल स्तर गिरना पर्यावरणीय और सामाजिक संकट की ओर संकेत करता है। इसके निराकरण के लिए वैज्ञानिक प्रबंध, तकनीकी उपाय और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जल संरक्षण को प्राथमिकता देकर ही राज्य की जल सुरक्षा और प्राकृतिक सुंदरता बनी रह सकती है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया कि राजस्थान के खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रमुख खनिजों के उत्पादन, वितरण एवं औद्योगिक उपयोग व विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो राजस्थान के अंदर जो खनिज संसाधन है उनके ऊपर हम इसके अंदर बात करने वाले हैं प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं कि राजस्थान केवल रेगिस्तान, ऊंट और किले के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि यह भारत के सबसे समृद्ध खनिज भंडारों में से एक है। यहाँ पर 79 लिखा है, इसे आप 80 या 81 कर लीजिए। 81 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें से 58 खनिजों का व्यवस्थित रूप से खनन किया जाता है। राजस्थान को भारत का खनिज गृह भी कहा जाता है और खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। तो राज्य की भूवैज्ञानिक संरचना इतनी विविध है कि यहाँ धात्विक, अधात्विक ऊर्जा खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है जो औद्योगिक, आर्थिक और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, तो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है जिनके अंदर है पहला धात्विक खनिज। इनमें वे खनिज शामिल होते हैं जिनमें धातुएं प्राप्त होती हैं, मुख्यतः उदाहरण तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, वोल्फ्राम या सिल्वर। ये खनिज उद्योगों में धातु निर्माण, मिश्र धातु तथा यांत्रिक कार्यों में उपयोग में लिए जाते हैं। जिसके बाद आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होता है? ये खनिज सीधे औद्योगिक उपयोग में आते हैं जिनमें धातु प्राप्त नहीं किए जाते, मुख्यतः उदाहरण चूना, पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, फेल्सपार, जिप्सम, डोलोमाइट या चिनाक्ले। इनका उपयोग सीमेंट, चीनी मिट्टी, मूर्तिकला, भवन निर्माण आदि में होता है। उसके बाद आता है कि ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? ऐसे खनिज जो ऊर्जा उत्पादकों में सहायक होते हैं। ऊर्जा उत्पादकों में सहायक कौन कौन से होते हैं? लिग्नाइट हो जाएगा,
पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो ये खनिज विद्युत उत्पादन तथा ईंधन के रूप में काम में आते हैं। इसके बाद है कि प्रमुख खनिजों का उत्पादन एवं वितरण। तो तांबा उत्पादन खेतड़ी, झुंझुनू, खोखराला, झालावाड़, दरिब्बा, राजसमंद। विशेषता, खेतड़ी तांबे के लिए भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा शोधन संयंत्र भी स्थापित किया गया है। उपयोग विद्युत वायरिंग, सिक्के, ब्रांस निर्माण आदि में किया जाता है। इसके बाद आता है जस्ता व सीसा। तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? जावर, राजपुरा, दरिब्बा, रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा। विशेषता क्या क्या हो जाएगी? राजस्थान भारत में जस्ता और सीसा उत्पादन में अग्रणी है। उपयोग बैटरियों, रंगों, ब्रांस और मिश्र धातु निर्माण में किया जाता है। संगमरमर उत्पादन क्षेत्र मकराना, नागौर। मकराना नागौर का जो संगमरमर है उससे क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ताजमहल भाई बनाया गया है। ताजमहल का जो है निर्माण किया गया है। ताजमहल का जो निर्माण है वो किया गया है। और उसके बाद अजमेर की राजसमंद। विशेषता, मकराना का संगमरमर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्रसिद्ध है और ताजमहल में भी इसका उपयोग हुआ है। उपयोग भवन निर्माण, फर्श, मूर्तियां आदि में। चूना पत्थर उत्पादन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और नागौर हो जाएगा। विशेषता, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख या मुख्य आधार है। उपयोग सीमेंट उत्पादन, निर्माण कार्य, स्टील उद्योग आदि में। लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र पालाना, बीकानेर, जसाई, केप, बाड़मेर, गुराहा। विशेषता, राजस्थान का प्रमुख ऊर्जा खनिज थर्मल पावर प्लांट्स में प्रयोग होता है। उपयोग विद्युत उत्पादन में मुख्य ईंधन के रूप में। और फेल्सपार व अभ्रक उत्पादन क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक। उपयोग चीनी मिट्टी, ग्लास निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में। ये केवल आपको बताने के लिए पीडीएफ की क्लासें लगाई जा रही है ताकि आप इन पीडीएफ्स को अच्छे से देख लें। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसकी जो है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करने में लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको नंबर बता देता हूं। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 99,827,63,955। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद आता है जिप्सम कि जिप्सम के अंदर क्या है? उत्पादन क्षेत्र बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक, सीमेंट, शुष्क दीवार निर्माण में। खनिज आधारित उद्योग राजस्थान में खनिज संसाधनों पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं जिनमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। सीसा व जस्ता उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी तांबे का शोधन संयंत्र, सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़, बूंदी, नागौर, अजमेर चूना पत्थर के आधार पर। और संगमरमर उद्योग किशनगढ़, मकराना निर्माण सामग्री व निर्यात। लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट बीकानेर, बाड़मेर ऊर्जा उत्पादन में। उसके बाद खनन से उत्पन्न समस्याएं तो पर्यावरणीय क्षति, वृक्षों की कटाई, प्रदूषण, जल स्रोतों का दोहन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, लिग्नाइट क्षेत्रों में अधिक खपत, स्थानीय लोगों का विस्थापन, नई खानों के खुलने से अवैध खनन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, स्वास्थ्य प्रभाव, धूल व धातुओं से श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब होना, संरक्षण व प्रबंध के उपाय, वैज्ञानिक विधियों से खनन करना। खनन क्षेत्र का पुनर्नवीकरण और वृक्षारोपण, खनिजों का पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना, अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण करना, स्थानीय जनता को जागरूक कर उन्हें लाभ में भागीदार बनाना। उपसंहार, राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। इसकी खनिज विविधता पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे खनिजों ने राज्य को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाया है। इन खनिजों का संरक्षण एवं सतत उपयोग आज की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके। यदि खनिज संसाधनों का उचित नियोजन और पर्यावरणीय संवेदी दोहन किया जाए तो राजस्थान देश का एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में खनिज संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके उपयोग की संभावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो इसके अंदर भूमिका, इंट्रोडक्शन। राजस्थान में खनिज संपदा की भरपूर विविधता है जिसमें न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है बल्कि भारत के औद्योगिक विकास में भी इसकी बड़ी भूमिका है। किंतु तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण और अवैज्ञानिक खनन के कारण खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
ऐसे में खनिजों के संरक्षण, सतत प्रबंध और उचित उपयोग की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। खनिज संसाधनों की वर्तमान स्थिति। राजस्थान में 81 प्रकार के वर्तमान में खनिज पाए जाते हैं। राज्य के देश के कुल जस्ता भंडारण का 85%, तांबे का 100% और संगमरमर का 90% भाग मौजूद है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में खनन कार्य हो रहा है। कुछ खनिजों का अत्यधिक और अवैध खनन संसाधनों को नष्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि खनिज संसाधनों से संबंधित प्रमुख समस्याएं। अवैध खनन। कानून के विरुद्ध बिना अनुमति के खनन किया जाता है, उसे अवैध खनन कहा जाता है। इससे सरकार को राजस्व हानि और पर्यावरण को गंभीर नुकसान भी होता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? खनिजों से खनन से वनों की कटाई, धूल प्रदूषण, जल स्रोतों को दूषित होना आम समस्याएं बनी हुई है। तो अनियोजित खनन। बिना वैज्ञानिक योजना के खनन से भूक्षरण और भूमि बंजर हो जाती है, उसे अनियोजित खनन कहा जाता है। क्षेत्रीय असंतुलन। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक खनिज खनन को कुछ में अपेक्षा, जिससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है। मतलब कि भाई असंतुलित है, कहीं पे ज्यादा खनन मिल रहा है इनको, वहां पर ज्यादा खोद लेंगे, जहां पर इनको कम दिखा वहां पर नाम मात्र खनन करेंगे और दूसरी जगह पर अपना सेटअप है जो ले जाएंगे। तो इससे असंतुलित खनन की समस्या पैदा हो जाती है। उसके बाद आता है संरक्षण के उपाय। तो वैज्ञानिक खनन करना चाहिए, आधुनिक मशीनों और भूगर्भीय तकनीकों का उपयोग कर खनन कार्य करना चाहिए। खनन के बाद पुनर्नवीकरणीय। तो खनन के बाद खाली खानों में वृक्षारोपण और जल पुनर्भरण किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग। खनिजों का पुनः उपयोग कर प्राकृतिक खनिजों पर निर्भरता कम की जा सकती है। खनन क्षेत्र में नियमों का सख्त पालन किया जाए। राजस्थान माइनिंग सेल्स के तहत निगरानी और लाइसेंसिंग को कठोर बनाना चाहिए। स्थानीय जनता को भागीदारी देना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण देकर खनिज संरक्षण में जोड़ा जा सकता है। प्रबंध की रणनीतियां। खनिज सर्वेक्षण और मानचित्र चित्रण। नए खनिजों भंडारों की दृष्टि खोज और दस्तावेजीकरण आवश्यक है। खनन नीति का निर्माण और संशोधन। सरकार को पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समय समय पर खनन की नीतियां बनानी चाहिए। खनन डेटा का डिजिटलीकरण होना चाहिए। मतलब कि जो भी जहां पर भी खनन हो रहा है उसको सभी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि भी इस वर्ष इस यहाँ पर इतना खनन हुआ और यहाँ पर इतना हमें यह मिला और इतना उसके बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। उसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योगों को का संतुलित विकास। खनिज आधारित उद्योगों को खनन क्षेत्र में आसपास स्थापित कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। उपयोग की संभावनाएं। 6 नंबर आता है कि उपयोग की संभावनाएं। स्थानीय औद्योगिक विकास। खनिज आधारित लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। मतलब कि जहां पर जो खनन होगा तो उनको अपने आवश्यकता की वस्तुएं भी चाहिए, तो वहां पर छोटे छोटे लघु व कुटीर उद्योग भी विकसित हो जाएंगे। उसके बाद आता है निर्यात की संभावना। निर्यात। राजस्थान संगमरमर, ग्रेनाइट, फेलास्पर आदि खनिजों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है। निर्यात उनको बाहर भेजा जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन। लिग्नाइट और प्राकृतिक गैस से ऊर्जा उत्पादित की अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को जोड़ना। संगमरमर में खनिज खदानों को खनन पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। सरकारी प्रयास। खनन क्षेत्रों के विकास हेतु कोष का निर्माण करना। या उसके बाद आता है पारदर्शी और डिजिटल खनिज आवंटन प्रणाली। उसके बाद राजस्थान खनिज नीति 2015 में 22 सतत खनन और पर्यावरण सुरक्षा पर बल। खनिज विभाग का आधुनिकीकरण। GIS आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। उपसंहार। उसके बाद राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावना है, किंतु उनका अत्यधिकतम लाभ तभी संभव है जब इन संसाधनों का सतत और वैज्ञानिक ढंग से दोहन किया जाए। अवैध खनन पर रोक। पर्यावरण सुरक्षा और खनन क्षेत्रों में पुनर्विकास की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक है। यदि राज्य सरकार, उद्योग और स्थानीय समुदाय मिलकर काम करे तो राजस्थान भारत का एक आदर्श खनिज प्रबंध मॉडल बन सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाओं, बाधाओं एवं सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आता है भूमिका। राजस्थान पारंपरिक रूप से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, लेकिन हाल के दशकों में औद्योगिकरण की दिशा में राज्य ने ठोस कदम उठाए। यहाँ के खनिज संसाधन, विशाल भू क्षेत्र, पर्यटन की अपार संभावनाएं तथा ऊर्जा के स्रोत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल आधार प्रस्तुत करते हैं। फिर भी अनेक बाधाओं के कारण राजस्थान का औद्योगिक विकास अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाएं।
खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों की संभावनाएं, जस्ता, तांबा, संगमरमर, फेलास्पर, जिप्सम जैसे खनिजों की उपलब्धता, सीमेंट, उर्वरक, चीनी और पत्थर आधारित उद्योगों का विस्तार, ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता, थर्मल पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लिग्नाइट से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि में ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं। पर्यटन पर आधारित उद्योग, होटल, हस्तशिल्प, लोककला, वस्त्र एवं आभूषण उद्योगों की विशाल संभावनाएं। कृषि आधारित उद्योग, सरसों, गंवार, गेहूं, बाजरा से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। विशाल भूमि और श्रम बल, सस्ते और विशाल श्रमिक संसाधन उपलब्ध हैं जो श्रम प्रधान उद्योगों के लिए उपयुक्त है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाएं, जल की कमी, औद्योगिक गतिविधियों के लिए जल की पर्याप्तता एक बड़ी समस्या है। जल आपूर्ति में अस्थिरता, ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अब भी अनियमित है। परिवहन व्यवस्था की कमजोरी, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में रेल व सड़क कनेक्टिविटी अब भी सीमित है। प्रशिक्षण, मानव संसाधन की कमी, तकनीक रूप से कुशल श्रमिकों की कमी आधुनिक उद्योगों की बाधा है। निवेश में कमी, निजी और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के प्रयासों से अभी और सुधार की जरूरत है। औद्योगिक नीति में जटिलताएं, औद्योगिक भूमि आवंटन, लाइसेंस, पर्यावरण अनुमति आदि में जटिल क्रियाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास, राजस्थान औद्योगिक नीति 2019, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स में छूट, बिजली में रियायत, भूमि आवंटन में सरलता, राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों एवं निवेशक सुविधाओं का विकास। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने का बड़ा प्रयास है। भिवानी, निमराना, किशनगढ़ आदि क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, उद्योगों की स्थापना व संचालन हेतु प्रक्रियाओं को ऑनलाइन व सरल बनाया गया है। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग प्रोत्साहन, सरकारी सब्सिडी, कौशल विकास, उद्योग व मार्केटिंग सहायता। उसके बाद आता है कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, नई औद्योगिक इकाइयों को अनुदान, बिजली में छूट, टैक्स रियायतें दी जाती हैं। मतलब जो नए नए उद्योग स्थापित करते हैं उनको सरकार द्वारा छूटें दी जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जैविक व हरित उद्योगों को बढ़ावा, पर्यावरण अनुकूलन और सतत विकास आधारित उद्योगों की ओर ध्यान देना चाहिए। खास क्षेत्रों के लिए क्लस्टर योजना, कोटा में शिक्षा क्लस्टर, जयपुर में आभूषण क्लस्टर, भीलवाड़ा में वस्त्र क्लस्टर आदि का विकास। टूरिज्म आधारित इंडस्ट्री को जोड़ना होगा और हस्तशिल्प व कपड़ा, स्थानीय खान पान आधारित उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ना होगा। उसके बाद आता है उपसहार। उपसहार के अंदर राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है मौजूद है, किंतु प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं, आधारभूत संरचना की कमियां और नीतिगत जटिलताएं इस मार्ग में रुकावट बनी हुई हैं। सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाएं और निवेश प्रोत्साहन उपाय आदि यदि प्रभावी ढंग से लागू हो तो राजस्थान शीघ्र ही एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में उभर सकता है। राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का विकास का मूल्यांकन कीजिए। तो राजस्थान के अंदर खनिज आधारित उद्योग है, उनका मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से कार्य करेंगे और कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो राजस्थान भारत का खनिजों से परिपूर्ण राज्य है जिसमें खनिजों की भूमि कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों की भूमि भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 40% क्षेत्र में खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है, जो राज्य को खनिज आधारित औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर करती है। राज्य में जस्ता, तांबा, सीसा, संगमरमर, चूना पत्थर, फेल्सपार, जिप्सम, लिग्नाइट आदि खनिजों के आधार पर कई उद्योग विकसित हुए हैं। राजस्थान में प्रमुख खनिज का नाम, पहले जस्ता भारत में भागीदारी हो जाएगा 85% और उपयोग लोहा इस्पात उद्योग और बैटरी बनाने में। तांबा राजस्थान में 100% पाया जाता है भारत में और विद्युत उपकरण धातु उपयोग में। सीसा 94% बैटरी और केबल बनाने में काम आता है। उसके बाद संगमरमर 90% भारत में मिलता है राजस्थान से और भवन निर्माण मूर्तिकला में काम आता है। जिप्सम 99% राजस्थान भारत को उत्पादित करके देता है। सीमेंट उर्वरक उद्योग और चूना पत्थर 21% सीमेंट भवन और निर्माण में। खनिज आधारित प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग, तो चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर, बूंदीपाली, झुंझुनू में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। एसीसी जैसे ब्रांड सक्रिय है।
अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट जैसे ब्रांड्स आजकल काफी चलते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको बांगर सीमेंट और जेके सुपर सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट आदि भी देखने को मिलेंगी। जिंक व स्मेल्टर उद्योग, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उदा में स्मेल्टर संयंत्र, चित्तौड़गढ़ व राजपुरा दारिबा में खनन, तांबा शुद्धिकरण संयंत्र, खेतड़ी झुंझुनू में तांबे का खनन और परिष्करण संयंत्र है। संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग, किशनगढ़, अजमेर, मकराना, नागौर, राजसमंद, उदयपुर जैसे स्थान संगमरमर उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर भी करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिलती है। तो उसके बाद आता है जिप्सम आधारित उद्योग, बीकानेर, नागौर, चूरू में जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस उर्वरक और सीमेंट बनते हैं। कांच व चीनी मिट्टी उद्योग, फेल्सपार व सिलिका से भरपूर अलवर आदि में कांच व टाइल उद्योग है। राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का वितरण। तो क्षेत्र व उद्योग का प्रकार, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट जिंक, किशनगढ़ में संगमरमर, खेतड़ी में तांबा, बीकानेर में जिप्सम ऊर्जा और उदयपुर में ग्रेनाइट संगमरमर। उसके बाद नागौर में चूना पत्थर जिप्सम और झुंझुनू में सीसा दस्ता। खनिज आधारित उद्योग विकास के लाभ, स्थानीय रोजगार का सृजन, वहां के लोगों को सर्जन मिलता है, कार्य मिलता है। ग्रामीण में जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राजस्व में वृद्धि हुई है, राज्य के राजस्व में काफी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। राज्य को रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि के रूप में बड़ी आय प्राप्त होती है। सहायक उद्योगों का विकास हुआ है। ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, निर्माण आदि सेक्टरों में भी विकास हुआ है। निर्यात में वृद्धि हुई है। संगमरमर, तांबा, जिंक आदि का विदेशों में निर्यात बढ़ा है। स्थानीय आधारभूत ढांचों का विकास हुआ है। सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था में सुधार हुआ है। विकास में चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षति, खुले खनन में भूमि का कटाव, भूजल हानि, वन क्षेत्र नष्ट, अवैध खनन, बिना लाइसेंस खनन और असंगठित गतिविधियां राजस्व और पर्यावरण को नुकसान देती हैं। प्रसंस्करण इकाइयों की कमी, अधिकतर खनिजों का केवल कच्चा रूप ही उपयोग, जिससे स्थानीय लाभ सीमित रहता है। और स्थानीय विस्थापन, खनन व उद्योग से स्थानीय जनजातियां विस्थापित हो रही हैं। सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स। और राजस्थान खनिज नीति 2015 व 22 और वैज्ञानिक खनन, पुनर्नवीकरणीय पुनर्वास व सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल, RICO द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास। खनिज संसाधनों वाले क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जानी चाहिए। DMFT फंड, जिला खनिज निधि। उसके बाद आता है खनिज प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक विकास हेतु फंड की आवश्यकता है। RIPS योजना, निवेशकों को टैक्स, बिजली व भूमि में रियासतें, भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वैल्यू एडिशन पर बल, खनिजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन, खनिज आधारित क्लस्टर योजना, संगमरमर, सीमेंट, धातु उद्योग में क्लस्टर बनाकर सामूहिक विकास, पर्यावरण खनन, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीकी से खनन किया जाए। खनिज पर्यटन, मकराना, किशनगढ़ आदि में खनिज पर्यटन योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है निष्कर्ष, राजस्थान की खनिज संपदा राज्य के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। यदि इसका वैज्ञानिक दोहन हो और खनिजों के स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन किया जाए तो राज्य न केवल आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेगा बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी बढ़ेगा। आवश्यक है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जन कल्याण और सतत विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए खनिज आधारित उद्योगों विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अंदर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्णन करते हुए उनके विकास की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। भूमिका, तो परिवहन किसी भी राज्य की सामाजिक या आर्थिक प्रगति का मेरुदंड होता है और राजस्थान जैसे विशाल और विविध भौगोलिक स्वरूप वाले राज्य में परिवहन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद आता है कि मरुस्थल, पठार, अरावली, वनांचल व सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुगम परिवहन अनिवार्य है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायुपथ एवं अंतर्राज्यीय
परिवहन साधनों का क्रमिक विकास हुआ है। राजस्थान में परिवहन के प्रमुख साधन। सड़क परिवहन। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सड़क परिवहन का विशाल नेटवर्क है। यह परिवहन का सबसे प्रमुख व लचीला साधन है। प्रमुख तथ्य। सड़क नेटवर्क का लगभग 2.75 लाख किलोमीटर से अधिक। राष्ट्रीय राजमार्ग NH लगभग 11,716 किलोमीटर, भारत में दूसरा स्थान। प्रमुख NH8 जयपुर अजमेर उदयपुर, NH15 NH11 आदि। विकास की स्थिति। ग्रामीण सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तेजी से विकास हुआ है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा अंतर जिला व अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। राजस्थान का रेल नेटवर्क भी व्यापक है और व्यापार तथा जन परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। प्रमुख तथ्य। कुल रेलवे ट्रैक लगभग 5,870 किलोमीटर। प्रमुख रेलवे जोन उत्तर पश्चिम से पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर, रेलवे जंक्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सवाईमाधोपुर। विकास की स्थिति। ब्रॉड गेज का विस्तार। मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से औद्योगिक मालवाहन में वृद्धि। वायु परिवहन। राज्य के तीव्र विकास व पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन का विस्तार हो रहा है। प्रमुख हवाई अड्डे। जयपुर, सांभर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के प्रमुख हवाई अड्डों में गिना जाता है। विकास की स्थिति। योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों को जोड़ा जा रहा है। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु हवाई संपर्क में निरंतर सुधार। नगरीय परिवहन। जयपुर मेट्रो राजस्थान की पहली और एकमात्र मेट्रो रेल सेवा है। ई रिक्शा, सिटी बस, ऑटो आदि का तेजी से प्रसार हो रहा है। विशेष। जयपुर मेट्रो फेज 1A और 1B क्रियाशील। भविष्य में अन्य शहरों में भी संभावनाएं बनाई जा सकती है। समीपवर्ती क्षेत्रीय परिवहन। राजस्थान की 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। सामरिक दृष्टि से रणनीतिक सड़कों का विकास किया गया है, जैसे शक्ति पथ, इंदिरा गांधी नहर किनारे सड़कें। राजस्थान में परिवहन विकास की विशेषताएं। तो सड़क नेटवर्क का विस्तार। सभी तहसील और अधिकांश ग्राम सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। डबल लेन और 4 लेन राजमार्गों का विकास। रेलवे गेज परिवर्तन। अजमेर, उदयपुर, फलाना, आबू रोड जैसे मार्गों का ब्रॉड गेज के में रूपांतरण। पर्यटन आधारित परिवहन। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर गोल्डन ट्रायंगल ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स जैसी सेवाएं। और डिजिटल परिवहन प्रबंधन, स्मार्ट टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं सेवाएं। परिवहन विकास में चुनौतियां। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़क रखरखाव कठिन। रेतीली आंधियां और तापमान के कारण सड़कों का क्षरण। और दक्षिणी अरावली क्षेत्रों में पहुंच की कठिनाई। पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क साधन सीमित। बढ़ता यातायात और दुर्घटनाएं। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और सड़क सुरक्षा की समस्याएं। रेलवे विस्तार की गति धीमी। कई क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं। सरकार द्वारा किए गए प्रयास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान योजना। क्षेत्रीय वायुमार्ग कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना। बड़ी परियोजनाएं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजस्थान से होकर गुजरता है। नए औद्योगिक शहरों के निर्माण को बल। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। PPP मॉडल पर राज्य राजमार्गों का सुधार। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इससे राज्य के मध्य व पूर्वी भाग में परिवहन आधारित संरचना को बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष। राजस्थान का परिवहन तंत्र समय के साथ अधिक समृद्ध और विविध हुआ है। सड़क व रेल नेटवर्क ने राज्य की आंतरिक एकता और आर्थिक संभावनाओं को जोड़ा है। वायुपथ और नगरीय परिवहन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि भू प्राकृतिक घटनाओं और कुछ क्षेत्रों में पहुंच की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकताएं बनी हुई है। राज्य व केंद्र सरकार ने सतत प्रयासों से राजस्थान का परिवहन भविष्य और भी सक्षम, सुलभ व टिकाऊ बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है राजस्थान में व्यापार की प्रमुख विशेषताओं, प्रकारों व व्यापारिक विकास के कारकों का विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है कि राजस्थान का व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य का भौगोलिक विस्तार, खनिज व प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, पर्यटन, कृषि उत्पादन, पशुधन और औद्योगिक केंद्रों और परिवहन संरचना ने व्यापार
को कई आयाम प्रदान किए हैं। ऐतिहासिक रूप से भी राजस्थान व्यापारिक मार्गों का केंद्र रहा है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ। व्यापार। राजस्थान में व्यापार के प्रमुख प्रकार। आंतरिक व्यापार, यह राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार है। कृषि उत्पाद, वस्त्र, हथकरघा, नमक, सीमेंट आदि वस्तुओं का प्रसार विभिन्न जिलों में हुआ है। उदाहरण, कोटा के कृषि उत्पादन का वितरण जयपुर में व उदयपुर में, भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग से जुड़े उत्पादों को की राज्य भर में आपूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों के बीच होने वाला व्यापार। सीमेंट, नमक, मार्बल, ग्रेनाइट व ऊन, पशु व कृषि उत्पादों की आपूर्ति। प्रमुख भागीदार राज्य दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्थान में खनिज, मार्बल, हस्तशिल्प, कपड़ा, मसाले, गहने आदि का निर्यात होता है। प्रमुख निर्यातक उत्पादक मार्बल इटली, चीन। ऊन उत्पादक यूरोप, हस्तशिल्प अमेरिका व यूएई। कीमती पत्थर हांगकांग या थाईलैंड में। विशेष क्षेत्र जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी। राजस्थान में व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। खनिज व निर्माण सामग्री आधारित व्यापार। दूसरा हो जाएगा हस्तशिल्प व कलात्मक वस्तुओं की मांग। तीसरा हो जाएगा पर्यटन आधारित उद्योग और चौथा हो जाएगा पशु व कृषि आधारित व्यापार। उसके बाद हो जाएगा उद्योगों के साथ व्यापार का जुड़ाव। भीलवाड़ा के वस्त्र, पाली का प्रोडक्ट कपड़ा, अलवर का ऑटो पार्ट्स और भिवांडी का इलेक्ट्रॉनिक सामान। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट आएगा कि व्यापारिक विकास के प्रमुख कारण। व्यापारिक विकास के प्रमुख कारण क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, खनिज, मार्बल, नमक, पत्थर की बहुलता ने व्यापार को दिशा दी। परिवहन नेटवर्क का विस्तार हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों की उपस्थिति ने व्यापार सुगम किया। कृषि व पशुधन संपदा, सरसों, गेहूं, चना, मूंगफली जैसे उत्पादकों की मंडियों में खपत व व्यापार बढ़ा। 4th नंबर पर्यटन उद्योगों का सहयोग, विदेशी पर्यटकों को द्वारा स्थानीय उत्पादकों की मांग बढ़ाना। 5th नंबर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, कोटा, भिवांडी, अलवर, जयपुर आदि में औद्योगिक नगरों ने वाणिज्यिक गतिविधियां। और 6th नंबर आ जाएगा सरकारी नीतियां व प्रोत्साहन योजनाएं। और राजस्थान औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की सुविधाएं, प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, नगर, व्यापारिक विशेषताएं। जयपुर आभूषण, कपड़ा, हस्तशिल्प, पर्यटन सामग्री। भीलवाड़ा वस्त्र व सूती कपड़ा उद्योग। जोधपुर लकड़ी के फर्नीचर, हस्तशिल्प, मसाले। उदयपुर मार्बल, टाइल्स, पर्यटन आधारित व्यापार। बीकानेर ऊन, नमकीन, गुजिया। कोटा शैक्षिक सामग्री, कोटा स्टोन, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद व्यापार में चुनौतियां, भौगोलिक विषमता, थार मारूस्थल में व्यापार व परिवहन कठिन है। प्रौद्योगिकी की कमी, ग्रामीण व्यापारिक क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का अभाव है। बाजारों में प्रतिस्पर्धा, अन्य राज्यों और विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। लॉजिस्टिक और वेयरिंग हाउसिंग की कमी, संग्रहण की सुविधाओं की कमी के कारण व्यापार में बाधा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स। और विदेशी व्यापार की नीतियां, ई कॉमर्स व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा, रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारना। निष्कर्ष, राजस्थान का व्यापार विविधतापूर्ण, ऐतिहासिक और समृद्ध है। राज्य की भौगोलिक विशेषताओं और सांस्कृतिक विविधताओं ने इसे एक अद्वितीय व्यापारिक पहचान दी है। खनिज, कृषि, पर्यटन और हस्तशिल्प में इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिस्पर्धा बनाया है। चुनौतियों ने के बावजूद राजस्थान ने व्यापार का भविष्य उज्जवल है, बशर्ते लॉजिस्टिक, डिजिटलीकरण और वैश्विक विपणन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिए लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पर्यटन के विकास का वर्णन कीजिए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है कि भूमिका। राजस्थान भारत का एक प्रमुख पर्यटन राज्य है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, राजमहलों, दुर्गों, मेलों, लोक संस्कृति, मरुस्थलीय परिवेश और रंग बिरंगे परिधान के लिए विख्यात है। राज्य यहाँ का पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ सामाजिक बदलाव का भी प्रमुख साधन बन चुका है। पर्यटन को राज्य सरकार ने राजस्थान की जीवन रेखा कहा है। राजस्थान में पर्यटन के प्रमुख प्रकार, सांस्कृतिक पर्यटन जिसके अंदर महल, हवेलियां, दुर्ग, मंदिर, नृत्य, संगीत, लोक परंपरा। उदाहरण तो मैं पॉइंट बता देता हूं, बाकी आप पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ वो आपको खरीद लेंगे और प्राप्त हो जाएगी आपको। तो चलिए हम इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए और दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलें। धार्मिक पर्यटन, मरुस्थलीय पर्यटन। धार्मिक के अंदर
विख्यात मंदिरों के बारे में, और जो रामदेवरा, खाटू श्याम जी, रणकपुर के जैन मंदिर, उनके बारे में आ जाएगा। मरुस्थलीय पर्यटन के अंदर क्या हो जाएगा, ऊंट सफारी, रेतीली टिब्बे, रेगिस्तानी शिविर, वन्य जीव पर्यटन जिसके अंदर वन्य जीवों के बारे में होगा, और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह आ जाएगा। साहित्यिक व फिल्म पर्यटन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लेखक सम्मेलन हो जाएगा, फिल्मांकन हो जाएगा, कोई प्रसिद्ध फिल्म है, नाटक हो जाएगा इत्यादि। उसके बाद पर्यावरणीय व साहित्यिक पर्यटन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग वगैरह आ जाएगा, माउंट आबू का क्षेत्र वगैरह। और राज्य में पर्यटन के विकास के कारण ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों की बहुलता, 30 प्लस किले, महत्वपूर्ण 1000 प्लस मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक, राजस्थानी संस्कृति की विशिष्टता, लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक भोजन, परिधान, प्राकृतिक विविधता, मरुस्थल, वन, पहाड़, अरावली, झीलें, उदयपुर, पिछोला, उत्सव मेले, पुष्कर मेला, अजमेर मेला और ऊंट मेला, बीकानेर, डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर तीज, गणगौर, सुव्यवस्थित परिवहन व आवास सुविधाएं, हवाई अड्डे, जयपुर, सांगानेर, लग्जरी इत्यादि, सरकारी नीतियां व निवेश, राजस्थान पर्यटन नीति 2020, ई पर्यटन पोर्टल, हेरिटेज योजना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पर्यटन का प्रभाव, राजस्व में वृद्धि, पर्यटन राज्य का तीसरा बड़ा स्रोत है, लाखों विदेशी यात्रियों का आवागमन और रोजगार के अवसर, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, होटल व हॉस्पिटैलिटी उद्योग का विस्तार होना, निवेश व आधारभूत ढांचे का विकास, पीपीपी मोड पर नए पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली इत्यादि की बहुत सारी सुविधाएं, राजस्थान में समाज व पर्यटन का प्रभाव, संस्कृति का संरक्षण, लोक कला, संगीत, नृत्य, परंपराओं को जीवित रखने में पर्यटन की भूमिका, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विदेशी व अन्य राज्यों से के साथ नेटवर्क संपर्क ने नई सोच, भाषा का व्यवहार में परिवर्तन किया, महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि, समाज में जीवन का सुधार, पर्यटन विकास में बाधाएं, बुनियादी सुविधाओं की कमी, दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शौचालय, पेयजल आदि का अभाव, प्रशिक्षण। उसके बाद अति व्यवसायीकरण, परंपरागत संस्कृति में कृत्रिमता को खतरा, पर्यटन विकास हेतु सुझाव, लोक कलाकारों को प्रशिक्षण व मंच उपलब्ध कराना, ग्रामीण पर्यटकों को बढ़ावा देना, महिला व युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन को प्रोत्साहित करना, स्मार्ट पर्यटन का विकास करना, बहुआयामी गाइडेंस, डिजिटल पोर्टल, AR VR तकनीकी का उपयोग करना। निष्कर्ष, राजस्थान का पर्यटन न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक संरक्षण में भी सहायक है। इसके सतत और सामाजिक समावेशी विकास के लिए सरकार, स्थानीय जनता और निजी क्षेत्र को मिलाकर कार्य करना होगा। अगर पर्यावरण संरक्षण, सुविधाओं में सुधार और स्थायित्व पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान विश्व पर्यटन मानचित्र पर और भी सशक्त बनकर उभर सकता है। विशेष सूचना, जिन विद्यार्थियों ने हमारी पहली पुस्तक ली उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अब आपके लिए BA 4th सेमेस्टर राजस्थान भूगोल की 200 MCQs वाली, इसके अंदर आपको यहाँ पे 200 दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 400 प्लस MCQ हैं। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर? 400 प्लस MCQ, लगभग 448 के समथिंग है। कितने हो जाएंगे? 448 के समथिंग हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे कुछ 4 और बना देते हैं, कितने हो जाएंगे? 448 के समथिंग इसके अंदर MCQ हैं। ये PDF MCQ वाली आपको इस बुक के साथ फ्री मिलने वाली है जो मैंने अभी आपको करवाई है। पूरी तरह से MCQ बेस्ड होगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश होगा जो आपको सिर्फ BA ही नहीं, आपको कंपटीशन एग्जाम्स में चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, RAS लेवल तक के क्वेश्चन उसके अंदर आपको करवा दिए जाएंगे। और इस PDF और वर्ड दोनों में फाइल में कन्वर्ट है। पढ़ाई और परीक्षाओं के साथ अत्यंत उपयोगी है ये। यदि आपको यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो हमें मैसेज करें। और अगर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर और जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसकी भी PDF हमारे पास उपलब्ध है। आप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक बार मैसेज नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूं। मैसेज नंबर होगा हमारा 99 827 63 955 9982763955। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा। इसके थ्रू आप हमसे ये PDF है जो मंगवा सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और
आगे किस सब्जेक्ट पे क्लास लेके आनी है वो भी बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। आपका एक लाइक हमें सपोर्ट करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।